हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 2 है, उसमें एक्सरसाइज 2.3 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है फलन। हम पहले एक्सरसाइज का जो बेसिक मेथड है वो पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने संबंध के बारे में पढ़ा था कि संबंध क्या होता है, कि ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है संबंध। आज हम पढ़ेंगे फलन के बारे में। तो देखो, फलन की परिभाषा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध एफ एक फलन कहलाता है। यानी ये एक संबंध की एक विशेष कंडीशन है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो दूसरा अवयव है वो इस वाले समुच्चय का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। जैसे एक का प्रतिबिंब है 1, बी का प्रतिबिंब है 3, इस प्रकार। तो फलन की परिभाषा हो गई कि ए के प्रत्येक अवयव का, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है वो बी में अद्वितीय होना चाहिए और विद्यमान में होना चाहिए। यानी प्रत्येक अवयव रिलेट होना चाहिए इसका, और उसका जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय भी होना चाहिए। यानी इसका एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए, एक ही अवयव। अगर दो हो गए तो वो फलन नहीं कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं, देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें ये इसका प्रांत, ये है इसका सहप्रांत। तो इस प्रांत के देखो सारे अवयव रिलेट हैं, और ए 1 से रिलेट है, बी 3 से, सी 2 से और डी 4 से। यानी ए में खाली कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए बी से, और एक अवयव का प्रतिबिंब एक अवयव ही होना चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, ये कंडीशन है वो क्या कहलाती है, ये एक फंक्शन है। हम लिख देंगे ये फलन है, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन, इसमें देखो ये ए समुच्चय, ये बी, इसके प्रत्येक अवयव का रिलेशन तो है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। फिर देखो सेकंड कंडीशन, यानी एक ए और बी का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, लेकिन हमारी परिभाषा है कि इसका प्रतिबिंब है वो एक होना चाहिए, मतलब दो प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रतिबिंब 3 है, तो इसको लिखेंगे A3, B3 और C4। तो इस प्रकार की कंडीशन भी फलन कहलाती है, यानी फलन के अंदर ये परिभाषित है। तो ये भी क्या है, फलन। हम लिख दे ये है एक फलन है। यानी रिलेशन को ऐसे लिखें तो आपका जो प्रांत है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये रिपीट हो सकता है, परिसर देखो रिपीट हो सकता है, लेकिन प्रांत का अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ये ऐसे देख के पता लगा सकते हैं, अगर डायग्राम में दे रखा हो आरेख में, तो ऐसे पता लगा सकते हैं ये कंडीशन क्या कहलाती है, फलन कहलाती है। फिर देखो थर्ड कंडीशन, जो कि एक फलन नहीं है। इसमें देखो बी के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। यहाँ पे बी का रिलेशन 2 से भी है और बी का रिलेशन 3 से भी। तो इस प्रकार की कंडीशन है वो फलन नहीं कहलाती। तो हम लिख देंगे ये है एक फलन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके प्रत्येक अवयव का रिलेशन बी में होना चाहिए, प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए, और एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव होना चाहिए, दो अवयव नहीं हो सकते। इसको हमें उदाहरण से समझेंगे। देखो जैसे हमें दे रखा है कोई रिलेशन n से n के अंदर, यानी प्रांत का अवयव n से लेंगे और सहप्रांत n होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 से आगे की संख्या हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। रिलेशन है कि अक्स y बराबर है 2x और अक्स y दोनों n से रिलेट है। आर के हमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं, और ये भी बताना है कि क्या ये संबंध एक फलन है।
तो सबसे पहले हम आर को ही रिलेट कर लेंगे कि आर किस प्रकार बनेगा आपका रोस्टर रूप में। तो देखो जो हमारी ये कंडीशन दे रखी है यही इसमें इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो देखो y बराबर कितना आएगा 2, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर होगा 6। इस प्रकार हमारा जो रिलेशन बनेगा, यानी 1 रखेंगे तो आएगा 2, 2 रखेंगे तो आएगा 4, 3 रखेंगे तो आएगा 6, 5 रखेंगे तो आएगा 10। इस प्रकार चलता जाएगा रिलेशन। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका प्रांत क्या होगा। तो देखो जो प्रथम घटक है युग्म का उसका समुच्चय क्या कहलाता है, प्रांत। तो हम प्रांत लिख देंगे। प्रांत होगा 1, 2, 3, ऐसे प्रत्येक संख्या नेचुरल नंबर रख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा। इसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अब बात करते हैं इसके परिसर की। तो परिसर में देखो 2, 4, 6, 8, 10, यानी युग्म का जो द्वितीय घटक है उनका समुच्चय क्या होता है, परिसर। तो देखो 2, 4, 6, 10 इस प्रकार संख्याएं आएंगी। यानी ये कौन सी संख्याएं हैं, समप्राकृत संख्या। तो इसका परिसर हो जाएगा समप्राकृत संख्या। फिर बात कर लेते हैं हम सहप्रांत की। तो सहप्रांत n से n में है तो पूरा n आ जाएगा इसका सहप्रांत। अब हमें बताना है कि ये संबंध एक फलन है या नहीं। तो देखो प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय हमें सहप्रांत में मिलेगा। डायग्राम से भी आप देखो इसे समझ सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल ले लेंगे, ये n ये भी n, संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। इसमें हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8। इस प्रकार प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में विद्यमान भी है और अद्वितीय भी होगा। तो ये हमारा जो संबंध है वो क्या है, एक फलन है। देखिए ये संबंध एक फलन है। कारण हमें पूछे तो हम कारण भी लिख सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में अद्वितीय है और विद्यमान है। फिर है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमें कुछ रिलेशन दे रखे हैं रोस्टर रूप में और हमें बताना है कि क्या ये संबंध फलन है या नहीं। तो देखो फर्स्ट है, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि प्रांत रिपीट हो रहा है नहीं, प्रांत का अवयव रिपीट हो रहा है नहीं। देखो 2 का रिलेशन 1 से, 3 का 1 से, 4 का 2 से। यानी कि जब डायग्राम से समझें इसको तो देखो इस प्रकार होगा, यानी 2, 3 और 4 इसका रिलेशन है 1 और 2 से, यानी 2 भी 1 से रिलेट है और 3 भी 1 से रिलेट है, 4 2 से रिलेट है। तो हमने पीछे ऐसा एक डायग्राम बनाया था कि जब 2 अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो वो संबंध फलन कहलाता है। यह संबंध फलन है। इस प्रकार आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं। डायरेक्ट आप पता लगा सकते हैं कि ये जो पहला घटक है, जो प्रथम घटक है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो वो संबंध फलन नहीं कहलाएगा। डायग्राम से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब सेकंड में देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 का रिलेशन 2 से और 2 का 4 से, यानी एक ही अवयव के प्रांत के एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब विद्यमान हैं। तो ये संबंध हमारा फलन नहीं है, क्योंकि देखो 2 और यहाँ भी 2 रिपीट हुआ, तो ये संबंध फलन नहीं है। डायग्राम जब इसका बनाएंगे हमें, देखो 2 फिर है 3 और 4,
इधर हैं 2, 3 और 4। तो देखो 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, और 3 का रिलेशन 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ। तो इसका देखो एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं, यानी 2 से संबंध है। तो एक ही अवयव 2 से संबंधित होगा तो ये फलन नहीं होगा। तो हम लिखते हैं कि इज नॉट फंक्शन। इस प्रकार आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो रिलेशन 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, और हम इसका प्रांत परिसर भी पता लगा सकते हैं। तो ये प्रांत हो जाएंगे, ये इसका परिसर, और द्वितीय जो समुच्चय है वो इसका क्या हो जाएगा, सहप्रांत। तो देखो ये संबंध क्या है, फलन है, क्योंकि प्रांत के देखो अवयव का प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब है। देखो 1 का 2 है, 2 का 3 है। डायग्राम से हम इसको समझें तो देखो इधर आएगा 1 2 3 4, जो प्रांत के अवयव हैं वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसमें आएगा 2 3 4 5 6 7। 1 का संबंध है 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, और 6 का 7 से। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय और सहप्रांत में विद्यमान है। तो ये जो संबंध है वो क्या है, एक फलन है। ये संबंध क्या है, एक फलन है। इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, परिसर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको दर्शा सकते हैं। फिर है हमारा कुछ फंक्शन है कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फलन होते हैं, और उनके आलेख बनाना हम अब सीखेंगे। तो देखो तत्समक फलन क्या होता है। तत्समक फलन होता है कि जब f अक्ष बराबर हमें दे रखा हो अक्ष, तो f अक्ष को हम y भी मान सकते हैं। तो y बराबर जब अक्ष दे रखा हो तो इस प्रकार का जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, तत्समक फलन। इसके अंदर देखो हम जैसे डायग्राम बनाएंगे और इसमें प्रांत और सहप्रांत दोनों आर ही लेंगे। ये वास्तविक मान फलन है सभी, जिसके अंदर प्रांत और सहप्रांत क्या लेंगे, हमें आर। फलन है हमारा आर से आर के अंदर। इसकी जब हम रेखा बनाएंगे तो देखो अक्ष की हम कोई वैल्यू लेंगे, जैसे -2 लिया हमने, तो y की वैल्यू भी तो कितनी आएगी, -2। तो इस प्रकार इसकी जो रेखा बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। कुछ मान रख के आप पता लगा सकते हैं। जैसे हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार ऐसे बिंदु आएंगे। -1 रखेंगे तो -1, -2 रखेंगे तो -2। तो इस प्रकार जब हम इसको मिलाएंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट रेखा में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं हम तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड है हमारा अचर फलन, यानी y बराबर आपको कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे y बराबर दे दिया 2, y बराबर दे दिया आपको 4, तो ये फलन क्या कहलाता है, अचर फलन। यानी कि कांस्टेंट, आगे की जो राशि है वो क्या होगी, कांस्टेंट। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे y बराबर 2 है तो ये 1 और 2। अब y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, स्थिर। अक्ष की वैल्यू हम कितनी भी लें, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, स्थिर राशि आएगी, एक कांस्टेंट। तो यह रेखा किसकी है, y बराबर 2 की। इसी प्रकार माइनस की खींचे तो उसकी भी हम लाइन खींच सकते हैं ऐसे, जैसे -3 की खींचनी हो हमें तो यहाँ से इस प्रकार y बराबर -3। फिर है हमारा बहुपद फलन, यानी कोई फंक्शन जब हमें अक्ष की पावर में दे रखा हो, जैसे 3x² + 2x + 5 को द्विघात समीकरण हो, एक घात समीकरण हो, तो उस प्रकार के जो फंक्शन है अक्ष के पदों में हो तो वो फलन क्या कहलाते हैं, बहुपद फलन। इसकी शर्त यह है कि x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तभी वो फलन बहुपद कहलाता है।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इस प्रकार के फंक्शन बहुपद फलन कहलाते हैं। अब हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा एक बहुपद फलन है, क्योंकि एक्स की पावर इसमें पूर्ण संख्या है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि हम एक्स के स्थान पर जैसे -3 ले लिया हमने, ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर बराबर 9। एक्स बराबर हमने -2 लिया तो y बराबर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर बराबर 4। एक्स बराबर हमने -1 लिया तो y बराबर आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस की वैल्यू जैसे अंदर डालेंगे तो वो प्लस की होगी वैल्यू, और प्लस की जो वैल्यू रखेंगे उसका भी मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्रकार इस कुछ वैल्यू हम रख के इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार ऐसे एक सर्कल आएगा हमारे पास। इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमारे पास इसका आएगा। तो ये क्या है, एक बहुपद फलन। फिर है नेक्स्ट परिमेय फलन, यानी कि जब कोई फंक्शन बट्टा के रूप में हो, जैसे y बराबर एफ एक्स बटा जी एक्स है और जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका जो डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा, अनंत से ऐसे चलता हुआ अनंत की ओर, और माइनस का अलग बनेगा, प्लस का अलग बनेगा ऐसे। फिर है मापांक फलन, यानी मॉडुलस फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर जब मॉडुलस एक्स ऐसे मोड के अंदर फलन दिया हो हमें, तो वो फलन क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस फंक्शन। इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह, क्योंकि इसके अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे हम -3 रखेंगे तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का 5 रखेंगे तो वो भी प्लस का आएगा, क्योंकि मॉडुलस का अर्थ ही क्या है, प्लस। जैसे हम इसके अंदर कोई माइनस की वैल्यू रखेंगे ऐसे तो वो प्लस की बन जाएगी। और इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अक्स जब अक्स की वैल्यू यानी प्लस का जब लेंगे जब अक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और माइनस अक्स कब लेंगे जब अक्स की वैल्यू माइनस में ले 0 से छोटी, तब माइनस अक्स फलन लेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में पॉजिटिव संख्या आएगी हमारे पास। फिर है चिन्ह फंक्शन। तो चिन्ह फंक्शन क्या होता है कि इसमें वैल्यू हमारी फिक्स रहती है y की, और अक्स की वैल्यू चाहे हम कितनी भी लें, जैसे अक्स की वैल्यू हम 0 से बड़े लेंगे तो इसका मान हमेशा 1 आएगा, अक्स बराबर 0 लेंगे तो 0 आएगा, और अक्स की वैल्यू जब माइनस में लेंगे 0 से छोटी तो इसकी वैल्यू फिक्स है -1 ही आएगी। इस प्रकार का जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं चिन्ह फंक्शन या सिग्नम फंक्शन। जैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हमने x बराबर 0 रखा तो वैल्यू यहीं रहेगी 0, लेकिन जैसे ही हमने x से बड़ी संख्या रखी, जैसे 0.1 रखा, तो यहाँ से ऐसे ग्राफ बनेगा इसका ऐसे, क्योंकि 1 ही रहेगी वैल्यू हमेशा, यहाँ से ऐसे ग्राफ। और 0 पर हम ऐसे खाली सर्कल बनाएंगे ऐसे कि इसके अंदर 0 शामिल नहीं है। इस जो रेखा है जो इसका ग्राफ है इसके अंदर 0 हमारा शामिल नहीं है। और जब माइनस की वैल्यू लेंगे, जैसे माइनस का 0.2 ले लिया, तो यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट होगा और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। और 0 पर इसका मान इस प्रकार दर्शाएंगे खाली सर्कल से, यानी 0 इस ग्राफ में शामिल नहीं है। 0 से जस्ट आगे आते ही माइनस की संख्या में ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। फिर है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन, यानी एफ एक्स बराबर जो ये चिन्ह है हमारा, ये महत्तम का चिन्ह है। इसका अर्थ होता है कि जैसे हम x बराबर 0.5 लेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू आती है। जैसे 0.5 है तो इसका उत्तर आएगा 0। जैसे x बराबर हमने ले लिया 1.2 तो y बराबर आएगा ऐसे 1.2 लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। इसकी मिनिमम वैल्यू ये धारण करेगा, यानी अपने से जो बाईं ओर चलने पर, तो बाईं ओर चलेंगे तो 1 आएगा पूर्णांक, तो इसलिए इसका मान होगा 1। इस प्रकार
इस ऐसा जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर है कि कोई दो फलन दे रखे हों तो उनका योग किस तरह करना है, बाकी किस तरह गुणन और भाग। तो कोई दो फंक्शन हैं तो उनको ऐड करने के लिए उनको डायरेक्ट हम जोड़ देंगे ऐसे f(x + gx), ये इनका योग हो गया। घटाना हो एक फलन से दूसरे में तो उसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, बाईं ओर लिखेंगे ये पद, दाईं ओर इनका मान लिख देंगे। इसी प्रकार गुणन हो जाएगा और इसी प्रकार इसका भाग कर सकते हैं। तो ये चारों संक्रियाएं हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम इसके उदाहरण आगे करेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर आपका 16। इसमें दे रखा है कि f(x) = x² और gx बराबर दे रखा है 2x + 1। हमें निकालना है f + gx, f - gx और f.gx और f/gx, यानी इन चारों का जोड़ बाकी गुणा भाग सभी करना हमें। तो फर्स्ट हम करेंगे f + gx, यानी कि दोनों फलन को जोड़ देंगे f(x + gx), ठीक है। तो f(x) की वैल्यू है x² प्लस इसकी वैल्यू है 2x + 1, तो फलन का मान आ जाएगा x² + 2x + 1। इस प्रकार इसका ऐड कर देंगे इसे, और इसी प्रकार इसका क्या कर देंगे माइनस। तो सेकंड है माइनस कर देंगे f - g और x, सिंपली ऐसे हो जाएगा f - gx। तो x² माइनस, इस प्रकार देखो माइनस का चिन्ह है तो पहले कोष्टक लगाएंगे, फिर जब कोष्टक ओपन करेंगे तो दोनों के माइनस का चिन्ह लगेगा इस प्रकार। तो ये हो गया इसका f - gx। फिर है f.gx, तो इसको लिख देंगे f(x.gx), ठीक है। तो x² गुणा में है इसके 2x + 1, तो इसको ऐड करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ + x²। इस प्रकार वैल्यू आसानी से लिख लेंगे, यानी सिंपली जैसे दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, घटा देंगे और गुणा कर देंगे। इस प्रकार फंक्शन को अब f/gx निकाल लेंगे, यानी f(x/gx), तो x² बटा हो जाएगा 2x + 1। और यहाँ पर कंडीशन है कि x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू पर इसका मान अनंत हो जाएगा, तो इसको हमें वैल्यू को पहले ही हटा देंगे। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर लेंगे। फिर है आपका f(x) दे रखा है और gx दे रखा है। ये जो वैल्यू हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में निकाली हैं, ये सभी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें। तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी f + gx, यानी दोनों फलन को जोड़ना है f(x + gx), तो अंडर में x और प्लस x, इस प्रकार जोड़ देंगे। फिर f - gx, f(x - gx), यानी अंडर(x - x), फिर 3 में पूछा हमें f.gx, तो इसका हो जाएगा f(x.gx), तो अंडर(x) और गुणा में आ जाएगा x। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, x की पावर हो जाएगा 1/2 इसका अर्थ, और ये है x की पावर 1। साथ लिखेंगे तो इसको इस प्रकार ऐड कर देंगे। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर 4 में है f/gx, तो f(x/gx) निकालेंगे। f(x) की वैल्यू अंडर(x) और नीचे आ जाएगा x। अब इसको सोल्व करना चाहिए तो इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, इस x की पावर हमें
ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी -1। इसको सोल्व करेंगे, आधार समान तो घात जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो आएगा -½ इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। फिर आपकी एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन से फलन है, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी हमें निकालना है। तो फर्स्ट देखो 2 1 5 1 8 1 11 1 और 14 का 1 से और 17 का भी 1 से। तो फलन के लिए हमें चेक करना होता है कि जो प्रांत का अवयव है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो अलग अलग है 2 5 8 11 12 14 और 17, लेकिन परिसर एक ही है सबका। तो ये संबंध क्या है, एक फलन है। यह संबंध एक फलन है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग है, ठीक है, और विद्यमान है। अब बात करते हैं इसके परिसर की। तो परिसर ध्यान से देखिए, द्वितीय घटक सेम है तो परिसर हो जाएगा 1। इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे हम। फिर है सेकंड में पूछा है कि 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, यानी इस प्रकार संबंध दे रखा है हमें। अब देखो प्रांत का पहला अवयव यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 4 अलग अलग है सबका। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो संबंध है वो क्या है, हमारा फलन। ये इसकी बेस्ट ट्रिक है कि पहला अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, तब वो फलन क्या, जो संबंध है वो क्या कहलाता है, एक फलन। परिसर की बात करें तो जो द्वितीय घटक है उसका जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, हमारा परिसर। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसका क्या हो गया, परिसर। और ये एक रिलेशन क्या है, फलन है। तो हम लिख देंगे फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। इसको आप डायग्राम से भी बना के समझ सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा हमें, देखो 1 3 और 1 5, देखो प्रांत का अवयव रिपीट हो रहा है तो हम लिख देंगे इज नॉट फंक्शन, यानी ये फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि प्रांत का अवयव, प्रांत के जो दो अवयव हैं, यानी डायग्राम जब बनाएंगे तो देखेंगे कि 1 और 2, इधर है 3 और 5। तो 1 का देखो 3 के साथ भी रिलेशन है और 1 का 5 के साथ भी रिलेशन है, 2 का है 5 के साथ। तो एक ही अवयव का, प्रांत के एक ही अवयव का जब दो प्रतिबिंब विद्यमान हो तो वो फंक्शन क्या है, हमारा जो संबंध है वो फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। परिसर की बात करें तो परिसर 3 और 5 हो जाएगा इसका। परिसर हमें निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हमें प्रांत व परिसर ज्ञात करने हैं। फंक्शन दे रखा है हमें कि माइनस और मॉडुलस x, इस प्रकार में ये फंक्शन दे रखा है। अब हम इसके अंदर कोई भी वास्तविक संख्या इनपुट कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ मान आए, तो हम इसका प्रांत क्या कह देंगे कि इसका प्रांत क्या है, r। यानी कोई भी वास्तविक संख्या इनपुट कर सकते हैं x के स्थान पर। तो x की वैल्यू तो क्या कहलाती है यहाँ पे, प्रांत। तो x की वैल्यू हम प्रांत में से लेते हैं और जो y की वैल्यू आती है हमारी वो आती है सप्रांत में। जब हम कोई भी रियल नंबर इनपुट करेंगे तो हमें हमेशा माइनस की ही संख्या मिलेगी, चाहे प्लस का 10 करो चाहे माइनस का 10 इनपुट करो, क्योंकि इसका उत्तर क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का। तो इसका जो परिसर आएगा वो आएगा, यानी
माइनस का अनंत शामिल नहीं होगा, उससे पहले की सारी संख्या आ सकती हैं। और जीरो जब लेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरो तो शामिल होगा इसमें, लेकिन माइनस अनंत शामिल नहीं होगा। इधर तो हम ओपन ब्रैकेट और इधर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आपका सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में देखो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत के स्थान पर देखो आप जैसे ही 3 से बड़ी या -3 से बड़ी संख्या रखते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, तो इसके अंदर जो संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। इस प्रकार अंडर रूट के अंदर जैसे माइनस की संख्या आ जाएगी कोई भी, जैसे 4 रखा हमने तो ये हो गया 16, तो 9 - 16 यानी कि माइनस का है 7। तो ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। तो जब उत्तर काल्पनिक संख्या है तो वो हमारा फलन ही नहीं होगा, क्योंकि फलन के अंदर हम सिर्फ वास्तविक मान फलन ही यूज करेंगे। तो इसका प्रांत हो जाएगा कि -3 से लेकर 3 तक वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो जो वैल्यू रख सकते हैं, अक्स की वैल्यू जो इनपुट कर सकते हैं, वही हमारी प्रांत के अंदर वैल्यू आएंगी। जैसे -3 रखेंगे तो देखो 9, उत्तर क्या आएगा 0। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर इसका हो जाएगा, यानी जैसे -3 रखेंगे तो कितना आएगा 0, और जब 0 रखेंगे तो अंडर रूट 9, और 9 का कितना हो जाएगा, जैसे अंडर रूट 9 आएगा तो इसका हो जाएगा 3। तो +3 तक इसकी वैल्यू आ सकती है। तो परिसर हो जाएगा ये, यानी y की वैल्यू ये संभावित है, 0 शामिल है, 3 भी शामिल है, इसके बीच में कुछ वैल्यू आ सकती है। प्रांत हमें लेना है -3 से 3 तक, यानी ये वैल्यू भी शामिल है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक फलन दे रखा है, हमें ये वैल्यू इनपुट करके ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहली वैल्यू है f0। तो जब इस फंक्शन के अंदर x के स्थान पर 0 रखेंगे तो देखो 2 × 0 और -5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, x की, यानी x बराबर ये वैल्यू इनपुट करनी है हमें। जब f7 x के स्थान पर 7 रखेंगे तो देखो 2 × 7 - 5, तो ये हो जाएगा 14 - 5, तो उत्तर आ जाएगा 9। इसी प्रकार -3 की वैल्यू निकालेंगे, तो जब -3 रखेंगे 2 × -3 और -5, तो ये हो जाएगा -6 - 5, उत्तर आएगा -11। इस प्रकार हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ये जो हमारा टेम्परेचर है, इसके रूप में हमें एक फंक्शन दे रखा है। सी का अर्थ है यहाँ पर सेंटीग्रेड, यानी x के स्थान पर c दे दिया है इस बार, और इसमें रिलेशन है 9c/5 + 32। तो हमें वैल्यू निकालनी है कुछ। पहली वैल्यू है हमारी T0, तो इसका अर्थ है कि c के स्थान पर हमें क्या रखना है 0। तो 9 × 0/5 ऐसा लिखेंगे, तो ये पद तो पूरा 0 हो गया, उत्तर कितना आ जाएगा 32। तो T0 की वैल्यू आई 32। फिर इसी प्रकार T28 दे रखा है हमें, यानी C के स्थान पर हमें 28 रखना है इस बार। तो 28 रखेंगे तो देखो 9 × 28 और /5 + 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास से 9 × 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, फिर /5 + 32। इनका एलसीएम ले लेंगे तो इधर तो 252 आएगा, प्लस 32 को 5 से गुणा करा देंगे यहाँ पे से। तो
5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और 5 या 15 और 1 16, 252 प्लस 160/5, इसका मान होगा 412/5, और जब भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 82.4। तो इस प्रकार जो T28 है इसकी वैल्यू आई ये। कैलकुलेशन आप ध्यान से करें। फिर दे रखा है हमें T-10, तो T-10 की वैल्यू हमें यहाँ निकालेंगे। T-10 यानी C के स्थान पर हमें यहाँ पे -10 रखना है, 9 गुणा -10/5, प्लस में है 32, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया -18 और प्लस का 32। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास 14। तो T-10 की वैल्यू आई 14। फिर हमें इसमें फाइंड करना है TC की वैल्यू। इस बार हमें 212 दे रखी है, हमें निकालना है इसमें C। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, यानी TC बराबर है आपके पास 9C/5 और प्लस 32। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 212, हमें मान निकालना है C का, तो 32 को इधर भेज देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 0 और 8 और 1, 9C/C की वैल्यू निकालेंगे तो 8 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 9 का लग जाएगा भाग, तो C की वैल्यू आ जाएगी 180 गुणा 5, क्योंकि 5 तो होगा ऊपर गुणा, 9 का लगेगा भाग, 9 दूनी 18 20, इसका उत्तर आ जाएगा 100 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें कोई फंक्शन दे रखा है ऐसे, और परिसर हमें इसमें पूछा है फंक्शन के अंदर। अक्स की वैल्यू दे रखी है कि 0 से कितनी है, बड़ी है, और अक्स रियल नंबर में से कोई संख्या होगी, यानी पॉइंट की भी संख्या हो सकती है, बट्टा की भी हो सकती है, इस प्रकार संख्या हो सकती है। तो जब हम 0 से बड़ी संख्या रखेंगे, जैसे हमने रख दिया 0.1, तो देखो 2 से थोड़ी सी क्या संख्या आएगी, थोड़ी सी छोटी संख्या आएगी 2 से, यानी 2 नहीं आ सकता इसका आंसर। अक्स बराबर 0 रखेंगे तब 2 आएगा, ठीक है। तो प्रांत हमें पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो देखो जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, जैसे अक्स के स्थान पर हमने रख दिया, जैसे 0.1 रख दिया, तो y बराबर बताओ कितना आएगा, 2 - 3 गुणा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.3, तो 2 - 0.3, तो 1.7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 1.99 तक इसकी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 2 नहीं आ सकती। अब हम जैसे अक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे 5 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 - 3 गुणा 5, 2 - 15 कर देंगे हम, तो कितना आएगा, -13। इस प्रकार वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो माइनस अनंत से, यानी वैल्यू बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो माइनस अनंत से लेकर 2 तक, 2 भी शामिल नहीं होगा, 2 से पहले की वैल्यू और माइनस अनंत से बीच की वैल्यू, ये वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। इस प्रकार आपको पता करना होगा। फिर सेकंड फंक्शन दे रखा है अक्स स्क्वायर प्लस 2। अक्स है वो वास्तविक संख्या है, यानी कोई भी रियल नंबर हमें रख सकते हैं। तो देखो कोई भी रियल नंबर रखेंगे, जैसे 0 रख दिया तो क्या आया, 2। अब तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 0 है, फिर संख्या बढ़ेगी इसमें, तो परिसर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो 2 आएगा, छोटी से छोटी संख्या। अब माइनस में तो आ नहीं सकता, क्योंकि अक्स का स्क्वायर है कि -2 रखेंगे अक्स बराबर, तो y बराबर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2,
तो ये संख्या प्लस की बन जाएगी, तो 4 + 2 = 6। इस प्रकार संख्या हमेशा बढ़ेगी, माइनस में नहीं आएगी, तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई -2। फिर ऐसे अनंत तक चलती रहेगी, अनंत नहीं आ सकती, अनंत के हमेशा ये ओपन ब्रैकेट ही हमें यूज करेंगे। और ये वैल्यू आएगी या नहीं, तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे। तो x = 0 रखेंगे, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो सबसे छोटी वैल्यू यही आ सकती है इसकी, क्योंकि माइनस की रखेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये दे रखा है हमें कि y = x, यानी f(x) को हम y मानेंगे हर बार, और x के स्थान पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। जैसे -5 रखा तो वैल्यू -5 ही आएगी, जितनी वैल्यू x की रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू तो रखेंगे हम प्रांत से, और ये हो जाएगा हमारा परिसर, यानी इसकी जो वैल्यू आएंगी वो सप्रांत में से आएंगी, जो रिलेटिव जो हैं वो परिसर का बन जाएंगी समुच्चय। तो परिसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कोई भी अक्ष के स्थान पर जो रखेंगे वही इसका क्या जाएगा परिसर। तो जो प्रांत है वही इसका क्या होगा परिसर। तो प्रांत हमें दे रखा है r, ये प्रांत होता है, अक्ष की जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो इसका होता है प्रांत। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा r ही आ जाएगा, यानी जो परिसर है वो भी क्या हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि अक्ष की जो वैल्यू है वही की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हुई। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इस चैनल पे मैथ्स की जितनी भी बुक हैं NCERT की, उन सभी का सॉल्यूशन आपको प्राप्त